सौबात की एक बात यह है कि औरंगजेब की मजार या औरंगजेब की कब्र के मुद्दे पर चल रहे हंगामे के बीच राज ठाकरे ने कह दिया कि वहां तो बल्कि बोर्ड लगा देना चाहिए कि हां, औरंगजेब को मराठाओं ने गाड़ दिया था। पॉलिटिक्स अपनी जगह है, लेकिन हिस्ट्री क्या है, हुआ क्या था? राज ठाकरे कह रहे हैं हिस्ट्री को पढ़कर जानो, फिल्म देखकर नहीं। तो असल में हुआ क्या था औरंगजेब का? मराठाओं ने गाड़ दिया था क्या वहां जहां आज उसका कब्र है? पहले उसको औरंगाबाद कहते थे औरंगजेब के नाम पर, अब संभाजी नगर कहते हैं छत्रपति संभाजी के नाम पर। यह दक्कन के पठार का इलाका है। इतिहास भी कहता है कि मुगलों का पतन तो वहीं से शुरू हुआ। औरंगजेब को अपने पिता शाहजहां से एक चमचमाती सल्तनत मिली थी, लेकिन दक्कन तक शाहजहां भी नहीं पहुंच पाया था। मतलब पहुंच तो गया था, लेकिन पूरा कब्जा नहीं कर पाया था। यूं कहिए कि थोड़ा सा बस कुरेदा था उसने दक्कन को। लेकिन शाहजहां दक्कन में मुगल सल्तनत को ज्यादा नहीं बढ़ा पाया था। लेकिन अपने पिता शाहजहां के टाइम से ही औरंगजेब दक्कन पर कब्जे का सपना पाल कर बैठा था। उसने इसको अपनी नाक का सवाल बनाया हुआ था, क्योंकि 1636 में शाहजहां के टाइम में ही उसे दक्कन का सूबेदार बनाया गया था। औरंगजेब को उसने देखा कि पठार का इलाका आसान नहीं है। वहां उसका सामना हुआ मराठाओं से, शाहजी भोसले से। शाहजी भोसले की अगुवाई में मराठा हमले करते थे, छापे मारते थे, मुगल चौकियों को लूटते थे और पहाड़ों में गायब हो जाते थे। औरंगजेब की पहली जीत हुई थी अहमदनगर में, मगर फिर भी टीस तो रह गई थी। पूरे दक्कन पर कब्जा करने को वो अपना सबसे बड़ा इम्तिहान मानने लगा। फिर 1658 में वो खुद बादशाह बन गया और दिल्ली और आगरा चला गया। लेकिन दक्कन पर कब्जे का सपना उसने छोड़ा नहीं था। उत्तर भारत में राज करने के 22 साल बाद वो 1680 में फिर दक्कन की तरफ निकल पड़ा, पूरे लाव लश्कर के साथ, लाखों सिपाही लेकर, अपने बेटे साथ लेकर, पूरा दरबार साथ लेकर चल पड़ा दक्कन की ओर। उसे यकीन था कि वो मराठाओं को कुचल देगा। मगर क्या उसे अंदाजा था कि यही उसकी कब्र खोदने वाला कदम होगा? पहले तो उसकी चाल कामयाब रही। 1686 में 1680 में वो दक्कन की तरफ गया, फिर 1686 में बीजापुर उसके कब्जे में आ गया। 15 महीने तक उसने बीजापुर पर घेरा डाला, दीवारें ढहाई, खून बहाया। फिर 1687 में गोलकुंडा में औरंगजेब की जीत हुई। वहां गद्दारी ने खेल कर दिया। औरंगजेब ने सोचा कि अब दक्कन उसकी मुट्ठी में। गोलकुंडा वो हैदराबाद का इलाका। मगर यह जीत ही, बीजापुर और गोलकुंडा की जीत ही उसकी सबसे बड़ी भूल बन गई। उसने बीजापुर और गोलकुंडा को खत्म कर दिया, जो मराठाओं के खिलाफ उसकी ढाल बन सकते थे। शतरंज में जैसे राजा के सामने ही लाइन हटा दो ना सामने की, तो राजा एक्सपोज हो जाता है। तो अब मुगल सल्तनत सीधे मराठाओं के सामने थी, और मराठा कोई आम दुश्मन नहीं थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज सामने आए। 1682 की एक रात थी। छत्रपति संभाजी ने बुरहानपुर पर धावा बोल दिया, मुगल खजाना लूट लिया, चौकियां जला दी। औरंगजेब का गुस्सा फूट पड़ा। उसने मराठाओं के किलों को निशाना बनाया, रामसेज पर हमला बोल दिया। 6 साल तक जंग चली, 1682 से 1688 तक। मगर छत्रपति संभाजी महाराज नहीं झुके। मराठा अपनी रणनीति से लड़ते थे, वो अलग रणनीति थी। वो रात के अंधेरे में छापे मारते थे, मुगल फौज को थका देते थे। औरंगजेब की चाल थी कि वो बड़ी फौज लेकर चलेगा, कुचल देगा। मगर मराठा पहाड़ों में छिप जाते थे, पठार का इलाका था, और अचानक बिजली की तरह वार करते थे। औरंगजेब फ्रस्ट्रेट हो गया। फिर 1689 की एक काली रात आई। छत्रपति संभाजी महाराज संगमेश्वर में अपने कुछ साथियों के साथ थे। मुगल सरदार मुकर्रब खान को खबर लग गई। उसने चुपके से घेरा डाल दिया। छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ लिया गया, औरंगजेब के सामने लाया गया। बादशाह ने सोचा कि अब यह मराठा घुटने टेक देंगे। कहते हैं कि उसने कहा कि इस्लाम कबूल करो, जान बख्श दूंगा। संभाजी महाराज ने आंखों में आंखें डालकर मना कर दिया। औरंगजेब का खून खौल गया। उसने हुक्म दिया, 11 मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की बेरहमी से हत्या कर दी गई। औरंगजेब को लगा कि अब मराठा चुनौती खत्म, मगर उसकी आंखों के सामने आग भड़क उठी। संभाजी के भाई राजाराम महाराज जिंजी किले की तरफ चले गए। जिंजी कहां है? आज के तमिलनाडु में है जिंजी किला। वहां से उन्होंने जंग को नया रंग दे दिया। मुगलों ने 7 साल तक जिंजी किले को घेरा, 1690 से 1698 तक।
7 साल तक किला ले भी लिया, मगर छत्रपति राजाराम महाराज पहले ही निकल चुके थे। मराठा मुगलों को छकाते ही जा रहे थे। मराठाओं के सरदार संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव मुगल काफिलों पर टूट पड़ते थे। औरंगजेब की फौज छटपटाने लगी। इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया मराठाओं ने औरंगजेब को कि उसको लगने लगा कि ये जंग खत्म कब होगी। उसकी चालें फिर हर कदम पर फेल हो रही थी। उसकी सोच थी बड़ी फौज से सब कुचल दो। मराठा बड़े मैदान में लड़ते ही नहीं थे। वो रात को छापे मारते थे, मुगल खजाने लूट लेते थे, पहाड़ों में गायब हो जाते थे। 1690 की एक रात थी। मराठा टुकड़ी ने औरंगजेब के खेमे पर ही हमला बोल दिया। औरंगजेब के खेमे पर बादशाह की जान बाल बाल बची। सिपाही चीख रहे थे, मगर दुश्मन दिख ही नहीं रहा था। मराठा ऐसे ही करते थे। बस तब तो औरंगजेब की नींद ही उड़ गई जब उसके खेमे पर ही हमला हो गया। उसकी फौज थक रही थी, खजाना खाली हो रहा था। सिपाहियों को जमीनें देने का वादा कर रखा था उसने, मगर जमीनें बांटने को कुछ बचा ही नहीं था। राजपूत और उत्तरी भारत के सरदार जो उसके साथ थे, वो भी बगावत पर उतर आए। दिल्ली में जाट और सिख उठ खड़े हुए। 27 साल से जंग चले ही जा रही थी। मराठा औरंगजेब का नासूर बन गए। एक ऐसा घाव जो भरता ही नहीं था। हर जीत के बाद हार सामने खड़ी होती थी उसकी। करते करते 1707 आ गया। 1707 की एक सर्द रात थी। औरंगजेब औरंगाबाद के पास एक छोटे से तंबू में लेटा हुआ था। 88 साल का हो चुका था। उसकी सांसें भारी थी। उसने अपने बेटे आजम को पास बुलाया। मन में उसके वही कसक थी। उसने अपने बेटे से बोला, क्या पता है कि मैंने हासिल क्या किया? उसने कहा, मैं अकेला आया और अकेला जा रहा हूं। सल्तनत का भला नहीं कर सका, लोगों का भला नहीं कर सका, और आगे कोई उम्मीद भी नहीं है। दक्कन ने उसकी सल्तनत को खोखला कर दिया था। उसकी आंखों के सामने मराठा दक्कन पर कब्जा करते जा रहे थे। उसकी फौज बिखर रही थी। उसकी सारी चालें, बड़ी फौज, किलों पर हमले, छत्रपति संभाजी महाराज को मारना, सब बेकार हो गई चालें उसकी मौत के साथ सल्तनत भी टूट गई। मराठाओं के नए छत्रपति शाहू जी महाराज खड़े हो गए। औरंगजेब का सपना धूल में मिल गया। तो जब राज ठाकरे कहते हैं कि मराठाओं ने औरंगजेब को गाड़ा, तो वो इसलिए कहते हैं मराठाओं ने उसके गुरूर को गाड़ा, उसके सपने को गाड़ा, मुगल सल्तनत के ताबूत में पहली कील ठोकी, इसलिए औरंगजेब को गाड़ा। 100 बात की एक बात।